नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता वीकेजी फ्यूजन पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम पृष्ठीय रसायन कक्षा 12 का पार्ट 5 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं और पार्ट 1 में हमने मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं को पढ़ा था। उन बिंदुओं में सबसे पहले अपन ने पृष्ठीय रसायन की परिभाषा देखी। पृष्ठीय रसायन में फिर हमने अधिशोषण की बात की और अधिशोषण के साथ साथ हमने शोषण और अवशोषण की भी बात की थी। इसके बाद हमने अधिशोषण जिसको एडजॉर्प्शन कहते हैं और अवशोषण जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, दोनों में अंतर भी हमने किया था। वहां तक हमने पहला पार्ट पढ़ा। आज हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से हम अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण की ऊष्मागतिकी और अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इनको शुरू करने से पहले हम एक पॉइंट को क्लियर आउट करेंगे पहले कि अधिशोषण क्यों होता है, अधिशोषण का कारण क्या है, आखिरकार क्यों कोई भी पदार्थ आकर के और किसी अन्य पदार्थ की सतह पर जुड़ जाता है, उसको हम बेसिकली समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कोई भी पात्र हमने लिया, उस पात्र के अंदर हमने कोई भी विलायक ले रखा है या जो भी पदार्थ ले रखा है, हम यदि इसके अंदर की तरफ बात करें तो आप देख सकते हैं कि बीच में जो भी कोई पदार्थ है, कण है, वो कण अपने चारों तरफ से कणों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से कणों से घिरा हुआ है अर्थात सभी के साथ ये अंतर आकर्षण बलों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से यहां बीच में उपस्थित कण स्थायी होता है। लेकिन आप यदि सतह पर, ये इस पदार्थ की सतह है, द्रव की सतह है, सतह पर उपस्थित कण के बारे में हम देखें तो हम ये समझ रहे हैं कि ये 3 कणों के साथ तो घिरा हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ से जो एक अंतर आकर्षण बल लगना चाहिए था, वो ऊपर की तरफ का अंतर आकर्षण बल इसमें नहीं लग रहा है। और अंतर आकर्षण बल नहीं लगने के कारण ये वाला जो कण है, इसका स्थायित्व अन्य बीच में उपस्थित कणों की तुलना में कम है और स्थायित्व कम होने के कारण यह अपने आप को स्थायी करने का प्रयास करता है और स्थायी करने के प्रयास में ही अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कैसे होती है आप ये देखिए, यहां पर ये कण है, ये कण बाहर अन्य उपस्थित कोई से भी, चाहे गैसीय कण हो चाहे कोई से भी कण हो, उनको अपने पर आकर्षित करने का प्रयास करता है और वो कण आकर के इसकी सतह पर जुड़ जाते हैं। हम ये दूसरे चित्र में समझ सकते हैं कि यहां हम देख रहे हैं कि ये कण आकर के जुड़ गया है और इस प्रकार से ये जो बीच में कण उपस्थित, सतह पर कण उपस्थित है, यह भी स्थायी हो गया है। तो इस प्रकार से सभी कण अपने आप को स्थायी करने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास के चक्कर में बाहर के कणों को या अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। लेकिन इसी के चक्कर में एक और घटना यहाँ पर घटित हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव तो आपने सुना ही होगा, सरफेस टेंशन भी इसको कहा जाता है। सरफेस टेंशन भी इसी कारण से होता है क्योंकि आप यहां किनारे पर उपस्थित कण को देखें तो यह नीचे से और दाएं से और बाएं से चारों तरफ से आकर्षित हो रहा है। आकर्षित होने के कारण ये सतह पर उपस्थित कण तन जाता है, टेंशन आ जाती है, तन जाता है ये, और तनने के कारण ही इस जल की सतह पर पृष्ठीय तनाव उत्पन्न हो जाता है। और इस पृष्ठीय तनाव को बैलेंस करने के लिए यह बाहरी कणों को अपनी सतह के ऊपर आकर्षित करते हैं और इस प्रकार से अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया के साथ साथ जो सरफेस टेंशन होता है उसको हम ये उदाहरण देख सकते हैं। हम धीरे से यदि पानी के ऊपर सिक्के को रखें तो धीरे से रखने पर पानी का सिक्का पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। यह तैरने का कारण यही है क्योंकि जल की सतह के ऊपर एक तनाव उत्पन्न हो रखा है और उस तनाव के कारण ये सिक्का अंदर नहीं जा पा रहा है और सतह पर ही तैर रहा है। और इसी कारण से हम देखते हैं बग्स, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, वो कीट पतंगे पानी की सतह पर आराम से चलते रहते हैं क्योंकि ये पानी का जो तनाव है उस तनाव को तोड़ नहीं पाते। इनका वजन बहुत हल्का होता है, तनाव को हटा नहीं पाते और उस पानी के ऊपर आराम से चल फिर सकते हैं और आराम से उसके ऊपर दौड़ भी सकते हैं। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है और पृष्ठ तनाव
अधिशोषण के कारण ही आता है। आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी पदार्थ के बीच में कोई कण उपस्थित है, वो बीच में उपस्थित कण तो अपने चारों तरफ से समान आकर्षण के साथ कणों से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जो सतह पर उपस्थित कण होता है, सतह पर कणों के मध्य जो आकर्षण होता है वह संतुलित नहीं होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं तीन तरफ से आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन चौथी तरफ यानी ऊपर से कोई आकर्षण बल यहां पर नहीं लग रहा है। इसी कारण से सतह पर उपस्थित कणों का स्थायित्व कम होता है, अर्थात ये कम स्थायी होते हैं। और जाहिर सी बात है, जिनका स्थायित्व कम होता है उनकी ऊर्जा अधिक होती है, अर्थात ये अधिक ऊर्जा के होते हैं, कम स्थायी होता है और अधिक ऊर्जा के होते हैं। जैसे ही ये अपने आप को स्थायी करते हैं, और स्थायी कब होंगे, जब बाहर उपस्थित अन्य कण को ये अपनी सतह पर आकर्षित कर लेते हैं, और सतह पर आकर्षित करके वो कण वहां सतह पर जुड़ जाता है। जुड़ने से उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, अर्थात अब अधिशोषण के बाद उसका स्थायित्व अधिक हो जाता है। स्थायित्व अधिक होगा तो उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी, और ऊर्जा कम हो जाती है। अर्थात जब भी अधिशोषण होता है तो अधिशोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसीलिए ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो कि जो भी अधिशोषण की प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, अर्थात अधिशोषण में ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसे अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं। अधिशोषण की ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, यह बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। अधिशोषण का कारण आपको समझने में आ गया। अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है कि जब कोई भी पदार्थ अधिशोषित होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसी ऊष्मा को अधिशोषण की ऊष्मा कहा जाता है। हम अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला बिंदु है अधिशोषण की ऊष्मा गतिकी, यानी अधिशोषण की प्रक्रिया में ऊष्मा गतिकी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अधिशोषक की सतह पर 1 मोल, ध्यान रखना, ये 1 मोल अधिशोष्य जब अधिशोषित होता है तब ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है। ये बात अपन ने पढ़ ली है। लेकिन जब 1 मोल अधिशोषित होगा, उस कंडीशन में मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है या ऊष्मा है उसे हम मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि 1 मोल के कारण ऊष्मा मुक्त हो रही है ये, इसीलिए इसे हम मोलर अधिशोषण ऊष्मा कह देते हैं। ठीक है, मोलर अधिशोषण ऊष्मा क्या होती है आपको समझने में आ गया है। और यह बात मैंने आपको पहले बता दी है कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, क्योंकि जब भी अधिशोषण होता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है। दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं कि अधिशोषण जब भी होता है तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जिसको हम डेल एच से लिखते हैं, इसका मान हमेशा नेगेटिव होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है, क्योंकि तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है, तंत्र से ऊर्जा बाहर निकल जाती है, और इसीलिए तंत्र की ऊष्मा में कमी आएगी, इसीलिए मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसीलिए अधिशोषण में एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, यह बात हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी की। जब भी अधिशोषण होता है तो एंट्रोपी के मान में कमी आती है। अच्छा, पहले एंट्रोपी क्या चीज है, एंट्रोपी को समझे हम। एंट्रोपी को हम सीधा सीधा बोलते हैं अव्यवस्था। एंट्रोपी का अर्थ होता है अव्यवस्था। जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। अव्यवस्था कम होगी तो एंट्रोपी का मान कम हो जाएगा। आप इस चीज को समझिए। आप गैस लीजिए, आप द्रव लीजिए और आप ठोस लीजिए, आप तीनों में देखो सबसे ज्यादा अव्यवस्था किस में होती है, गैस में। इसीलिए गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। द्रव की एंट्रोपी गैस की तुलना में कम होगी, अर्थात गैस की एंट्रोपी ज्यादा, द्रव की एंट्रोपी कम। जबकि हम ठोस में देखें तो ठोस में कण बहुत पास पास स्थित होते हैं, बहुत पास पास स्थित होते हैं, तो ये व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, और व्यवस्थित तरीके से रहने के कारण इनकी एंट्रोपी बहुत कम होती है। तो ठोस, द्रव और गैस में हम कंपैरिजन करें तो गैस की एंट्रोपी सर्वाधिक होती है और ठोस की एंट्रोपी सबसे कम होती है। अब आप समझिए अधिशोषण पर। अधिशोषण किसी पदार्थ की सतह के ऊपर होता है,
ये पदार्थ ठोस या द्रव रूप में है और कोई भी गैसीय कण आकर के और इस ठोस या द्रव की सतह के ऊपर बैठ जाते हैं, यानी जो कण पहले अव्यवस्थित थे अब वो इसकी सतह पर आकर के व्यवस्थित तरीके से बैठ जाते हैं। अर्थात अव्यवस्था से व्यवस्था बन रही है और व्यवस्था बन रही है तो एंट्रोपी के मान में हमेशा क्या आएगी? कमी। अर्थात जब भी अधिशोषण होता है तो एंट्रोपी का मान घटता है और एंट्रोपी को हम लिखते हैं डेल्टा एस से, इसीलिए हम कहेंगे डेल्टा एस का मान हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से अधिशोषण होने पर निकाय की एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों के ही मानों में कमी आती है, अर्थात दोनों ही मान ऋणात्मक होते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम समझते हैं कि कोई भी प्रक्रम यदि स्वतः प्रवर्तित होगा, हमने पढ़ा हुआ है ये डेल्टा जी, गिब्स ऊर्जा बोलते हैं इसको, और गिब्स ऊर्जा का मान जब भी ऋणात्मक होता है तो वो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है। गिब्स ऊर्जा का मान यदि धनात्मक होता है तो वह प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित होता है, और जब गिब्स ऊर्जा का मान शून्य होता है तो वह प्रक्रम साम्य अवस्था में होता है। लेकिन चूंकि अधिशोषण का प्रक्रम हमारे को ऑटोमेटिक करना है और ऑटोमेटिक होने के लिए जरूरी है कि डेल जी का मान हमेशा कैसा हो? ऋणात्मक। डेल जी का मान ऋणात्मक होगा तो प्रक्रम अपने आप ही संपन्न हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए स्थिर ताप और दाब पर डेल जी अर्थात गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होना चाहिए, अर्थात गिब्स ऊर्जा में क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। गिब्स ऊर्जा में कमी होगी तब जाकर के स्वतः प्रवर्तित होगी प्रक्रिया और अधिशोषण अपने आप ही संपन्न होगा। इसको हम गिब्स ऊर्जा समीकरण से भी समझने का प्रयास करते हैं। गिब्स ऊर्जा समीकरण डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। यहाँ डेल जी मुक्त एंथैल्पी है, डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन है, टी परमताप है और डेल एस यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन है। अब यहाँ सूत्र में हम देख रहे हैं कि माइनस का चिन्ह टी डेल एस के पहले, और डेल एस का मान भी कैसा होता है? ऋणात्मक। ये हमने पढ़ा है, अर्थात ये भी ऋणात्मक और ये वैल्यू भी ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक होगी तो टी डेल एस का जो कुल मान होता है वह आ जाता है धनात्मक। टी डेल एस का कुल मान धनात्मक आता है और डेल एच का मान तो ऋणात्मक होगा ही होगा। तो इसीलिए यदि आपको स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम करना है, यानी प्रक्रम अपने आप होना चाहिए, तो डेल जी का जो टोटल मान है, ये डेल जी का टोटल मान क्या आना चाहिए? ऋणात्मक। अब ऋणात्मक आने के लिए जरूरी हो गया कि जो डेल एच का मान है वो टी डेल एच से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डेल एच यहाँ पर नेगेटिव हो गया है, जबकि टी डेल एस जो है उसकी वैल्यू कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आ जाती है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों में से डेल एच अर्थात नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगी तभी डेल जी का मान हमारे को ऋणात्मक प्राप्त होगा, और जब ये मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा तो अधिशोषण का प्रक्रम अपने आप ही स्वतः प्रवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एंथैल्पी परिवर्तन तथा एंट्रोपी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए डेल जी की गणना कर सकते हैं, और डेल जी का मान हमेशा ऋणात्मक आता है, और ऋणात्मक आएगा तभी यह प्रक्रम अर्थात अधिशोषण का प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा। उम्मीद है आपको समझने में आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण अर्थात एडजॉर्प्शन हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन अर्थात अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। अधिशोषण का वर्गीकरण देखो अलग अलग आधार पर किया जाता है। यहाँ पर हम जो वर्गीकरण देख रहे हैं उस वर्गीकरण में जो अधिशोषक है और जो अधिशोष्य है, मैं एक बार फिर बता दूं, जिसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा है वह कहलाता है अधिशोषक, और जिसका अधिशोषण हो रहा है वो कहलाता है अधिशोष्य। तो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में, इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, उन आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक है भौतिक अधिशोषण, जिसको हम वान डर वाल्स अधिशोषण के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। अब हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को विस्तार से समझते हैं। आप ध्यान से समझना, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन भौतिक अधिशोषण की। देखिए, भौतिक अधिशोषण के नाम में ही एक और चीज हमारे को मिल रही है, वान डर वाल्स अधिशोषण।
और वांडरवाल्स बल आपने सुना होगा, वांडरवाल्स बल सबसे दुर्बल प्रकार के बल होते हैं, अर्थात जब अधिशोषक की सतह के ऊपर अधिशोष्य के कण आते हैं तो वो बहुत ही दुर्बल वांडरवाल्स बल से आपस में जुड़ते हैं, और दुर्बल बल से जुड़ेंगे तो भौतिक अधिशोषण दुर्बल प्रकृति का होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर दुर्बल वांडरवाल्स बलों के द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। जैसे सक्रिय चारकोल पर अधिशोषित गैसें, सक्रिय चारकोल ले ले, उसके ऊपर गैसों का अधिशोषण होता है तो वो अधिशोषण ही भौतिक अधिशोषण कहलाता है। लेकिन हम बात करें रासायनिक अधिशोषण की, नाम से पता चल रहा है रासायनिक, अर्थात यहाँ अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में रासायनिक बंध का निर्माण होता है और रासायनिक बंध मजबूत होता है, इसीलिए यह प्रबल प्रकृति का होता है। जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं तो उस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर लेता है। भौतिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में उत्पाद का निर्माण हो जाता है। जैसे हम समझें कि ये कोई हमने ले लिया चारकोल, ये है चारकोल, और चारकोल की सतह पर हम ऑक्सीजन के परमाणु ला करके जोड़ दें। किसके परमाणु जोड़े हैं? ऑक्सीजन के परमाणु हमने जोड़े हैं। चारकोल की सतह पर ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ते हैं तो रासायनिक बंध से जुड़ते हैं, रासायनिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, और रासायनिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। जब हम फिर यदि ऑक्सीजन को इस सतह से वापस हटाएं तो फिर ये मुश्किल होता है, क्योंकि कार्बन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कार्बन अकेला या ऑक्सीजन अकेला बाहर नहीं निकलता है, तो ये होता है रासायनिक अधिशोषण। जैसे कार्बन की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण करें तो उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है, यानी उसका विशोषण होता है। इसका एक और उदाहरण है पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। अब हम बात करते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर की। दोनों में किस तरह से हम अंतर कर सकते हैं, इनके अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। तो भौतिक अधिशोषण, जैसा कि अपन ने बात की कि इसमें अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों के बीच में दुर्बल वांडरवाल्स बल पाया जाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में प्रबल रासायनिक बंध पाया जाता है। सबसे पहला अंतर यह हो गया है। दूसरा, भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, अर्थात भौतिक अधिशोषण किसी भी सतह पर हो सकता है, कोई विशिष्ट आवश्यकता यहां पर नहीं होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है, क्योंकि हर कोई पदार्थ हर किसी सतह पर आकर के रासायनिक रूप से अधिशोषित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है उनके बीच में रासायनिक बंध का बनना, और रासायनिक बंध हर किसी अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में नहीं बनता है। इसीलिए रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण में चूंकि दुर्बल वांडरवाल्स बल है, ये किसी भी सतह के बीच में आपस में बन जाता है, इसीलिए भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता है। तीसरा अंतर हम देखें, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें देखें तो जैसे NH3, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं। और आसानी से द्रवित होने वाली जो गैसें हैं उनमें मुख्य रूप से भौतिक अधिशोषण पाया जाता है, जबकि अधिशोषक की सतह पर यौगिकों का निर्माण करने वाली गैसें रासायनिक अधिशोषण का निर्माण करती है, यानी रासायनिक अधिशोषण उनमें पाया जाता है। जैसा अपन ने देखा था भी, चारकोल की सतह पर ऑक्सीजन आता है तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यहाँ पर यौगिकों का निर्माण हो जाता है, तो वो गैसें रासायनिक अधिशोषण दिखाती है। ताप का प्रभाव देखें हम, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में कमी आती है। उसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण दुर्बल वांडरवाल्स बल से जुड़ा होता है, और जैसे ही थोड़ा सा तापमान हम लगाते हैं
ताप लगाते हैं, वो द्रुबर वान डेर वाल्स बल टूट जाते हैं और टूटने के कारण वापस विशोषण हो जाता है, अर्थात ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में कमी आती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण की हम बात करें तो रासायनिक अधिशोषण प्रारंभ में तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है, प्रारंभ में बढ़ता है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंध बनता है और रासायनिक बंध बनने के लिए हमारे को आवश्यकता होती है सक्रियण ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सक्रियण ऊर्जा जब तक नहीं मिलेगी तब तक ताप बढ़ाते रहेंगे अपन, और ताप बढ़ाने पर यानी उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण संपन्न होता है। अगला अंतर की बात करें दाब की। दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में जैसा कि मैंने कहा दुर्बल आकर्षण बल होता है। जब हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने पर ये कण और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और सतह के ऊपर आसानी से जुड़ते जाएंगे, जिससे भौतिक अधिशोषण में वृद्धि होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में दाब का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखें हम, भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है। बहुपरतीय का मतलब है कि एक परत ये सतह पर अधिशोषित हो गई, इसी के ऊपर दूसरी परत और आकर्षित होकर के जुड़ जाती है, इसी प्रकार से तीसरी परत भी बन जाती है, अर्थात भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण केवल एक परतीय ही होता है, क्योंकि इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के कणों के बीच में रासायनिक बंध का निर्माण होता है, और रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो फिर दूसरी परत बनने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि पहली परत जो उसके ऊपर होगी वो ही उसके साथ रासायनिक बंध का निर्माण कर पाएगी। इसीलिए रासायनिक अधिशोषण एक परतीय है, जबकि भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, अर्थात हम अधिशोषक के ऊपर जो अधिशोष्य के कण हैं उन अधिशोष्य कणों को यहाँ से हटा भी सकते हैं और फिर वापस जोड़ भी सकते हैं, अर्थात ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। अधिशोष्य के कणों को हटा सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अनुत्क्रमणीय होता है इसका मतलब एक बार बंध बन गया, बंध बनने के बाद जो अधिशोष्य के कण हैं उनको वहां से हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि तब अधिशोष्य के कण बाहर नहीं निकलेंगे। तब बाहर निकलेंगे जैसे अपन ने चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन का उदाहरण लिया था, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इसीलिए ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। जैसा कि हमने देखा कि भौतिक अधिशोषण दुर्बल बंध के कारण होता है। जब दुर्बल बंध बनता है तो अधिशोषण ऊष्मा का मान भी कम होता है, और यहाँ भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊर्जा का मान मात्र 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ही होता है। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल अधिशोषण की ऊष्मा होती है, अर्थात बहुत कम ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए ये कम स्थायी होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा का मान 80 से लेकर के 240 किलो जूल प्रति मोल तक होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा ऊर्जा इसमें बाहर निकलती है, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा स्थायी होता है और अनुत्क्रमणीय होता है। अगला अंतर देखें हम, अधिशोष्य की अवस्था पृष्ठ तथा आंतरिक भाग में समान होती है। अधिशोष्य की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अधिशोषण के पहले और अधिशोषण के बाद दोनों समय तक इसकी भौतिक अवस्था जो होती है वह समान बनी रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक अधिशोषण अलग है, इसमें ध्यान रखना, अधिशोष्य की अवस्था पृष्ठ तथा आंतरिक भाग में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होने का सिंपल सा कारण यह है कि जैसे अपन ने चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन का उदाहरण लिया, बार बार अपन ये उदाहरण ले रहे हैं, कारण ये अच्छे से समझने में आ रहा है हमारे को कि कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है। आ तो ऑक्सीजन रहा था, लेकिन निकल क्या रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसके पृष्ठ और आंतरिक दोनों भागों में अधिशोष्य की अवस्था अलग अलग होती है। और अंतिम अंतर है, भौतिक अधिशोषण में किसी भी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये तो भौतिक आकर्षण वान डेर वाल्स बल बहुत दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ करके बनता है, तो कोई सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे को जब हम रासायनिक बंध बनाते हैं,
और रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध का निर्माण होता है, इसीलिए इसमें हमारे को सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करता हूं आपको समझने में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।